हेलो स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लिया था। आज जो है हम आगे की क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास। तो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोल रहा है एचसीएफ दिया हुआ है क्या 306 मतलब 306 और 657 इक्वल्स टू 9 है। ओके, दिया हुआ है तो हमें एलसीएम निकालना है क्या 306 और 657 हमको इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, एलसीएम निकालना है हमको। तो हमको क्या है, ये जो दो नंबर दे रखे हैं बच्चों, क्या है ये ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड दे रखी है। ओके, और इसमें एचसीएफ की वैल्यू भी इन्होंने हमको क्या है दे रखी है। तो आपको पता है हमने एक बहुत ईज़ी सा फ़ॉर्मूला देखा था, क्या? A इंटू बी इक्वल्स टू हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ को प्रूव किया था। अब इन्होंने एचसीएफ दे रखा है और A इंटू बी निकाल दिया दे रखा है, तो हमें सिर्फ एलसीएम फाइंड करना है। हम उस फॉर्मूले में चल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे नोट्स जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, यहीं पर हम स्टार्ट करेंगे ताकि इधर-उधर कुछ भी मिक्स ना हो। हम चल रहे हैं प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4 पर, जिसमें हमें उन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, एचसीएफ दे रखा है हमें 306 और 657 बराबर में दिया है क्या 9। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। हमको एक फॉर्मूला पता था बच्चों, क्या हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि जो दो प्रोडक्ट है मतलब ए इंटू बी इक्वल्स में क्या होते हैं, मतलब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ, जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है, उनके गुणा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल है, हमें ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें एलसीएम निकालना है। तो जो गुणा में एचसीएफ है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो एलसीएम ये आ गया। इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जिसमें हमको ए बी की वैल्यू भी पता है और एचसीएफ की वैल्यू भी पता है। तो हमें एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, 9 दे रखा है। ये देखो आप, एचसीएफ हमें 9 दिया गया है और ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 306 और बी की वैल्यू है 657। ये हमारी बी की वैल्यू है। हम इन दोनों को रख देते हैं यहाँ एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या बचा है हमारे पास, ये वाला जो है एलसीएम के बराबर में ए इंटू बी है, नीचे एचसीएफ है, मतलब 306 इंटू 657 एलसीएम हमको 9 दे रखा है। हम इससे इसको कैंसिल करके देखते हैं बच्चों। आप देखोगे तो क्या होगा, ये क्या है, 3 के टेबल से 3 के पहाड़े से चला जाएगा। ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। ओके, एक ये आ गया हमारा नया, मतलब क्या आ गया 102 इंटू 657/3। ओके, अभी भी क्या होगा, ये 3 से चला जाएगा। आप देखोगे अगर इसे तुम इसे कट करती हो तो ये होगा बच्चों 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ये हो गया 12, 3 चौको 12, तो ये कितना हो गया 34 हो गया 34। अब आप क्या करोगे, जब ये हमारा जो एलसीएम वाला जो नया वैल्यू बचा है वो क्या बचा है 34 इंटू 657। अगर आप इसको गुणा कर दोगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ गुणा कर रही हूँ, आप देखिएगा। कितना आएगा, 7 चौको 28, 2 कैरी हुआ यहाँ पर, 4 पंजे 20, 21 22, 22 का 2, यहाँ 2 आ गया,
6 चौको 24, 25, 26 तो ये आ गया हमारा 2628 26 28। अब मैंने नीचे को गुणा लगाया 3 सत्ते 21 का 1 यहाँ आया 2 3 पंजे 15 16 17 17 1 3 छंग 18 और 1 19 ये कुछ इस तरह से आ गया है हमें। ये 8 3 6 6 12 और 1 13 10 11 12 मतलब हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो थोड़ा-सा लंबा नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? एलसीएम इक्वल्स टू आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 22,338 हमारा एलसीएम आ रहा है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसका आंसर हमारा ये आ रहा है। ओके, आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ़ ये जो दे रखा था एचसीएफ मतलब ए और बी की वैल्यू दे रखी थी और एचसीएफ दे रखा था। तो आपको एलसीएम का फ़ॉर्मूला आपको ये वाला फ़ॉर्मूला अगर याद है तो आपको पता है हमें एलसीएम निकालना तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा और एचसीएफ निकालना है अगर तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। इतना बस आपको याद रखना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर नंबर चेंज भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया एलसीएम बराबर हमने सारा रख दिया और जितना कैंसिल हो रहा था मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे की वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं एक ही टेबल से। एक ही टेबल से अगर कैंसिल हो रहा है तो हमने यहाँ पे इसको कैंसिल किया। कितना आया 34 और 657 मतलब 34 और 657 हमारे यहाँ पर आया। हमने दोनों का गुणा किया तो जो हमारा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 22,338। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपने इस वाले क्वेश्चन को पहले भी किया है शायद एग्जाम्पल में किया है इसको। आपको पता है 0 से अंक जो है लास्ट 0 जो है एंड आने के लिए क्या होना पड़ता है 2 और 5 से भाग होना पड़ता है। ओके, अब जो 6 है हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं मतलब इसमें 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है। तो 5 अगर नहीं आ रहा है तो ये 0 पे समाप्त तो नहीं होता है। ओके, सिंपल सा इसका है। चलिए कर लेते हैं बट हम डिटेल में इसको क्योंकि एग्जाम में तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। आपको पता है कि क्या है किस तरह से इसको लिखना है इसका आंसर क्या है कैसे नहीं आपको पता बट खूबी इसमें होगी कि आप उसको लिख कर किस तरह से बता सकते हो, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं फिफ्थ पे। ये है हमारा 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5। हमको क्या पूछा है कि 6n का लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो है कभी 0 आ सकता है। हमें 6n का लास्ट जो डिजिट है मतलब आखिरी जो है समाप्त होने के लिए 0 आ सकता है या नहीं ये देखना है। तो आपको पता है कोई भी संख्या जो है कोई भी संख्या 0 पर तभी खत्म होती है या समाप्त होती है। बुक में समाप्त है तो यहाँ लिख लो आप समाप्त। होती है जब उसमें 10 के गुणन हो फैक्टर हो मतलब गुणन हो। ओके, जैसे क्या बेटा अगर 10 है तो 10 के गुणन क्या होंगे 2 इंटू 5 ही होगा 2 पंजे 10 होता है। मतलब क्या है यहाँ पर मतलब क्या है वो जो नंबर है वो 2 और 5 दोनों जरूर होना चाहिए मतलब जो है इसमें आंसर जो है इसमें 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अगर दोनों हैं तो वो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 पर समाप्त होगा। अगर नहीं है सिर्फ एक है तो भी वो समाप्त नहीं होगा। क्या है ज़रूर होना चाहिए। आप इस तरह से लिख सकते हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके,
इसलिए मैं इतना लिख रही हूँ ताकि आप लिख पाओ। अगर आपको क्या पता है 6n हमको बताना है बच्चों, 6n बताना है मतलब हमारा क्या है 2 इंटू 3 लिख पाएँगे हम 6 को और n का n। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6n इक्वल्स टू 2n इंटू 3n, m बन गया सॉरी। आप यहाँ पर देखो ये 2 होना चाहिए तो ये 2 है बट यहाँ पर 5 भी होना चाहिए तो 5 यहाँ पर नहीं है। क्या है इसमें 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये क्या होगी मतलब 10 नहीं बन पाएगा, 5 नहीं है तो क्या है ये 10 नहीं बन सकता। इसलिए नंबर कभी 0 पर खत्म नहीं होता, ओके? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ओके? जैसे अगर आप 6 को भी देखोगे ना आप तो क्या है 6 की अगर स्क्वायर n की वैल्यू चेक करना है हमको, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे बच्चा 6n तो अगर मैं n की वैल्यू नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 उसको करके देखती हूँ तो 6 1 देखोगे तो 6 आ जाएगा, 6 2 देखोगे तो 36 हो जाएगा, 6 3 देखोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 6। आप यहाँ पे नोटिस करोगे हर चीज जो इसकी लास्ट डिजिट है बच्चों क्या आ रही है सिर्फ 6 आ रही है। लास्ट डिजिट जो है बच्चों हमेशा क्या आ रही है 6 आ रही है, यहाँ पर भी 6 आ रही है, यहाँ पे भी 6 आ रही है, 0 कहीं पर भी नहीं आ रही है। तो मतलब क्या है यहाँ ये अगर 0 कहीं पर भी नहीं आ रहा है n के नंबर्स हम कितने सारे यहाँ पर रख रहे हैं, कंटिन्यू हम अगर रख भी रहे हैं तो भी ये लास्ट में 0 नहीं आ रहा है जो कि हमें 0 बनाना था। तो ये जब 0 नहीं आ रहा है तो ये क्या है किसी भी n मतलब किसी भी नंबर पर 0 नहीं समाप्त होगा यहाँ पर, ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। ईज़ी है, उसके पहले हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्कुल बोर मत होना, हम हर क्लास में थोड़े-थोड़े क्वेश्चन ही लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, ताकि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ना लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13, ओके? यहाँ तक इंटू है, यहाँ लास्ट में प्लस है और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये सब जो है इन्होंने बोला है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं होती हैं, चलिए थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो बच्चों, ओके? अभाज्य संख्याएं मतलब के प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं बेटा वो संख्याएं जो जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो खुद होते हैं अभाज्य संख्याएं बेटा जिनके केवल क्या होते हैं 2 ही गुणनखंड होते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों को आता होगा बट मैं इसको फिर से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो यहाँ क्लियर हो जाए, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होते हैं जो अब प्राइम नंबर जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं जैसे कि 1 और वो खुद, मतलब वो एक खुद ही जो है, जो स्वयं बोलूँ मैं
जो खुद ही हैं वो होते हैं इनके गुणनखंड। जैसे कि हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा क्योंकि 9 3 के पहाड़े में भी आता है। 1 के अलावा 3 भी है और 9 खुद भी है, तो 3 हो गए। उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, 14, 15, 16, 17 आ जाता है। इस तरह के जो नंबर्स हैं ना, तो 2 क्या है, सिर्फ़ 1 है इसका, 2 एकम हम 2 लिख सकते हैं हम, और 2 मतलब जो है 2 या तो 1 से भाग जा सकता है 2 बार में, या सिर्फ़ 2 से भाग जा सकता है 1 बार में। मतलब इसके गुणनखंड सिर्फ़ 2 ही हैं, मतलब 1 है और उसके अलावा क्या है बच्चों? एक तो 1 है और उसके अलावा क्या है वो खुद, मतलब जो नंबर है वो खुद ही एक गुणनखंड है। ऐसे ही 3 का 1 हो जाएगा और 3 होगा, ऐसे ही 5 का कितना होगा 1 और 5 एक बार खुद के पहाड़े से जाएगा, ऐसे ही 7 का 1 और 7, 11 का 1, 11 खुद है, ऐसे ही 13 का क्या है 1 और 13 मतलब 13 जो है 13 के पहाड़े में आता है, 17 है जो 17 के पहाड़े में आता है। ओके, तो जो प्राइम नंबर वो होंगे जो वो खुद से ही सॉल्व हो, खुद से ही डिवाइड हो, अपने अलावा किसी और दूसरे पहाड़े में आते ही नहीं हो, वो क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे। अब चलते हैं हम संयुक्त नंबर्स मतलब कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनको देखते हैं। ये अभाज्य नंबर हो गए। ओके, अभी हम कंपोजिट नंबर देखते हैं मतलब संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर्स। इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। कंपोजिट नंबर्स मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा उसके गुणनखंड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। वहाँ क्या था सिर्फ़ 2 होते हैं, 1 और उसके अलावा वो खुद से ही भाग जाता है वो। तो यहाँ पर क्या होता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जहाँ 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ओके, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 बेटा देखोगे अगर आप, तो 4 किस-किस के पहाड़े में आता है? 4 का 1 तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 के पहाड़े में होता है और फिर 4 खुद के पहाड़े में भी होता है ना? ऐसे ही आपको मैं बोलूँ जैसे 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 तो 1, उसके बाद 2, 3, फिर 6 खुद भी तो है, मतलब 6 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के खुद के पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही मैं अगर बोल दूँ 8, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 खुद भी तो हुआ। ओके, इस तरह से क्या है 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो जहाँ 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिलते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, मतलब जो भाज्य संख्या मतलब इसमें बोला है भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? ये हमको बताना है कि भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? तो क्या होगा भाज्य अभाज्य संख्या के लिए आपको पता है ना क्या होना है, सिर्फ़ 2 ही फैक्टर होने, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्या के लिए। तो मतलब भाज्य संख्या जो होगी, उसमें हमें क्या बताना होगा बेटा? 2 से ज़्यादा उसके गुणनखंड हो जाएँगे तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, बस हमें ये प्रूव करना है। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, यही हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों। हमको 2 वैल्यू दे रखी है क्या? 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस का 13 और एक और नंबर दे रखी है, क्या है वो? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या है ये? भाज्य संख्याएं हैं, हमें ये बताना है। दर्शाइए। भाज्य संख्याएं मैंने बोला था 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होंगे, गुणनखंड जिसके होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी। ओके, ये हमें बताना है। हम पहले एक इस तरह वाली को ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये ले लिया हमने। अगर हमने इसमें से आप देखो ये पूरे मल्टीप्लाई में यहाँ पर 13 कॉमन है और यहाँ पर भी 13 कॉमन है, तो हम इस 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 13 लिया हमने। कितना बचा? 7 इंटू 11। 13 पहले ही बाहर जा चुका है और ये कितना हो जाएगा? प्लस का ये 13 भी बाहर चला गया बेटा, तो यहाँ बचा 1। अब आप देखो ये 13 हो गया। 11 सत्ते 77 होता है, इसमें 1 जोड़ देंगे हम, तो ये 13 इंटू में 77 में 1 जोड़ा तो 78 हो गया। ओके, ये 78 हो गया। तो आप देखो अगर आप देखोगे इसको तो क्या है ये? 13 तो चलो प्राइम नंबर है, मान लिया। 13 जो है प्राइम नंबर है, इसका एक ही गुणनखंड है और एक ये 13, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और 78 क्या है? 78 क्या होगा? 78 जो है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ओके, 78 जो है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। आप देखोगे इसको तो ये 13 के पहाड़े से भी चला जाएगा बेटा, ये बहुत टाइम तक कैंसल होता जाएगा। ये देखो आप, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, गुणनखंड मतलब हम एलसीएम जो लेते हैं ना वही होता है। ये देखो 2 तिया 6, 1 आया 2 नम 18। ओके, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 13 एकम 13। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा? कितने इसके फैक्टर? इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमको तो सिर्फ 2 चाहिए थे। अभी 13 भी नहीं, तो अभी तो एक और होता है। मतलब 2 से ज़्यादा जब गुणनखंड आ जाते हैं तो क्या होता है? वो भाज्य संख्या बन जाती है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? इसके गुणनखंड कितने आ गए हैं? एक तो 1 है, उसके बाद क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 13 था। इतने सारे गुणनखंड हैं इसके, तो क्या है यहाँ पर? ये भाज्य संख्या है। मतलब क्या है? एक और खुद के अलावा भी फैक्टर्स हैं, मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या को प्रूव करेंगे, तो ये क्या है? ये यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है बच्चों? ये भाज्य संख्या है। ये हो गया एक। अभी हमको जो दूसरा दिया उसको भी देख लेते हैं। दूसरा दिया था बच्चों, हमें दूसरा जो है उसको लिख लेते हैं। क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ओके, ये दिया दिया है हमको। तो आप देखो जो फैक्टोरियल होता है, आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है? जो फैक्टोरियल होता है उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? जैसे 7 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 7 इंटू में 6 इंटू 5, मतलब 7 से जो है उल्टी गिनती हमारी शुरू हो जाती है। ओके, 7 6 5 4 3 2 1 तक हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। ओके, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। और इसका जो फैक्टोरियल का आंसर जो है वो क्या होता है? मतलब मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कितना हो जाता है? 5040। ये इसका फैक्टोरियल का आंसर होता है। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों हमें, ये जो पूरा दिया हुआ है 1 तक, ये भी तो पूरा बैकवर्ड काउंटिंग ही, मतलब उल्टी गिनती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल प्लस का 5। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें क्या पता है? 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, इसको इसी तरह से लिखते हैं बच्चों। ओके, हमें क्या पता है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है?
5040 होती है, तो हमने यहाँ पर रख दिया इसको 5040 प्लस का 5 कर दिया, तो कितना आ गया ये 5045 मतलब 5045 जो है इसका आंसर आ गया। अभी आप देखोगे तो ये जो पीछे 45 होता है, आपको पता है पीछे 5 होता है, इतना बड़ा नंबर है, मतलब ये 5 से भाग जाता जाएगा, बहुत बहुत आगे तक जाएगा। तो इसमें कम से कम जो है हमारे 2 गुणनखंड तो आ ही जाएँगे, ओके? और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो हमारे 2 से भी बहुत आगे तक गुणनखंड जा सकते हैं, ओके? चलो इसको मैं साइड में सॉल्व कर देती हूँ। डाउट होगा आप लोगों को, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमको 5045। अब हम इसके फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड अगर निकालते हैं, तो हमारे 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाएँगे। देखते हैं। 3 के टेबल से जाएगा क्या? 3 एकम 3, 2 आया, 3 छः 18, 20 में से 18 2 आया, 2 आ गया यहाँ पे, तो फिर 3 8 24 नहीं, 5 से जाएगा ये सीधा। 5 एकम 5, 0 को 0, 5 नम 45। अब 109 आ गया। अभी 3 से नहीं जाएगा, पीछे 9 है, मतलब 7 से भी नहीं जाएगा ये तो, क्योंकि 3 आ रहा है। तो ये किससे जाने वाला है? आप यहीं देखो, अभी इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे 109 को हम और क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 7 7 की टेबल से तो वैसे भी नहीं जा रहा, क्योंकि 7 1 ज़ा 7 होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 3 तो नहीं चाहिए हमें, 4 चाहिए था 49 बनाने के लिए। 3 यहाँ नहीं आ रहा, तो 7 का टेबल भी यहाँ नहीं काम करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? नहीं, ये भी नहीं है। 14 अच्छा 11, मतलब ये जो है, ये क्या होगा 109 जो है उसका फैक्टर 109 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम 109 टाइम पर ही ले लेंगे। 1 ज़ा 9, और इसके अलावा जो ये 1 भी जो फैक्टर है, तो ये 5 इंटू 109 इंटू 1 भी तो है। मतलब इसके सिर्फ ये 2 फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी जो है एक 1 और जो है उसका फैक्टर है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये भी 5 से, कहाँ लिख रहे थे हम यहाँ पर, ये भी क्या हो रहा है बच्चों, ये 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये भी क्या है, प्राइम नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य है। ये भी भाज्य संख्या है। यही हमको शो करना था, तो हमने इसको शो कर लिया है यहाँ पर। अब जिन्हें भी डाउट है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे कैसे इसका आंसर आ रहा है, तो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। आप यहाँ पर देख लो, हमारा था 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर 42, 26, अब आप देखो 120 में अगर 42 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, आ गया 5040। यही था हमारा यहाँ पर, ये रहा, ये था पूरा 5040। तो ये हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू जो है ये आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
अभी हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। मे बी क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है क्या इसका? हाँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई भी एक खेल है का मैदान है, मान लो गोल ही है। उसके साइड में जो वृत्ताकार मतलब ऐसे सर्कल में पथ दिया हुआ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में। अंदर वो ग्राउंड होगा, उसके बाहर जो ऐसे फुटपाथ सा बना होता है ना, सब घूमने जाते हैं, वो बना हुआ है। इसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया जो है 18 मिनट स्लो चल रही है और रवि जो है 12 मिनट लगा रहा है, मतलब थोड़ा-सा जल्दी चल रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ओके, एक ही समय में स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही दिशा में स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इस तरफ को जा रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जबकि क्या है, दोनों की स्टार्ट तो एक टाइम पर ही कर रहे हैं, बट स्पीड में क्या है, डिफरेंस है। सोनिया का क्या कर रही है, थोड़ा-सा स्लो चल रही है और जो रवि है स्पीड में जा रहा है। तो वो 12 मिनट में पहुँच रहा है और वो 18 मिनट लेती है पूरा-पूरा। तो क्या पूछा है इसमें? पुनः जो है वो स्थान मतलब स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद? कितने समय के बाद वो दोनों वापस मिलेंगे? ओके, चलिए इसके लिए सिंपल सा है, दोनों के लिए निकालना है, मतलब हम क्या करेंगे इसमें, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो हमको पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखो जो सोनिया है, एक जो वृत्ताकार पथ है उसमें सोनिया और वो रवि, यहाँ से सोनिया भी, मानो ये रवि और ये सोनिया, दोनों साथ ही शुरू कर रहे हैं। जो रवि है 18 मिनट लेता है, सोनिया 12 मिनट लेती है। अब पूछा है ये पूरा जो है राउंड कंप्लीट करके जब आएँगे, पूरा राउंड करके किस उस स्थान पर मतलब पुनः उस स्थान पर क्या म कहाँ कितने टाइम के बाद मिलेंगे? उन्होंने पूछा है फिर से जो राउंड करके आ रहे हैं उसमें वो फिर से कहाँ, कितने समय बाद मिलेंगे? हमको क्या दिया है बेटा? सोनिया जो है कितने मिनट में चलती है? जो सोनिया है कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट, मतलब इसकी स्पीड क्या है? कम है ना, स्लो चल रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है। तो अब देखो, जब भी टाइम ज़्यादा लेते हैं हम, तो स्पीड हमारी क्या होती है? स्लो होती है। ओके, हम बहुत स्लो-स्लो चल रहे होते हैं, तभी हम थोड़ा-सा लेट पहुँचते हैं। और ऐसे ही क्या कर रहा है, रवि की जो स्पीड है, फिर से इंग्लिश लिख दिया मैंने, सॉरी। रवि की जो स्पीड है बच्चों कितनी है? 12 मिनट से 12 मिनट। मतलब रवि बहुत स्पीड से चल रहा है, तभी वो 12 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस जो है इसमें क्या है, बराबर है दोनों की। पूरा जो एक सर्कल दे रखा है, बराबर है। कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है। मेरे पास सर्कल का वो है, रुको दिखाती हूँ। क्या है यहाँ पर? ये जो है पूरा जो है इसकी डिस्टेंस जो है बराबर ही है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर रवि और जो सोनिया है, उनकी स्पीड में थोड़ा-सा डिफरेंस है, डिस्टेंस बराबर है। दोनों के लिए जो है डिस्टेंस, दूरी जो है दोनों के लिए बच्चों बराबर ही है। पर क्या है, इनकी जो स्पीड है मतलब चाल, चाल में क्या है, थोड़ा-सा अंतर है। सोनिया की चाल जो है, क्या है, कम है, किससे? रवि की चाल से। रवि की चाल से क्या है, इसकी सोनिया की जो चाल है कम है, क्योंकि वो 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। अगर हम जब टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी स्पीड हमेशा कम होती है, ओके? और हम जब क्या करते हैं, जब टाइम कम ले रहे हैं, तो हमारी स्पीड जो है हमेशा ज़्यादा होती है, ओके? दूरी हमारी ज़्यादा होती है, सॉरी दूरी नहीं, चाल जो है हमारी ज़्यादा होती है, ओके?
तो चलिए इसको देखते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि दोनों अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए फिर से पूरा कंप्लीट करके दोनों को आने के लिए कितने समय बाद वो उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो जो रवि है वो तो उतनी स्पीड से चलेगा और स्लो कौन है? सोनिया है। सोनिया क्या थोड़ा-सा स्लो चल रही है, तो जिसकी वज़ह से क्या है इन दोनों का जो मिनट है वो बढ़ सकता है। ओके? बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें करना होगा बच्चे इसका सिंपल सा है, हमें एलसीएम निकालना होगा दोनों का। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 18 के लिए, सोनिया के लिए अगर एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ रहा है 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो आपको घबराना नहीं है, बस समझना है और सॉल्व करना है। तो ये 2 छींग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो क्या आ रहा है हमारा, इसको मैं अब हटा देती हूँ। इनका अगर हमने एलसीएम चेक किया, तो एलसीएम आ रहा है हमारा, सोनिया के जो हैं कितने फैक्टर हैं 2 इंटू, यहाँ से ये हटाऊँ, सोनिया के लिए क्या है 2 इंटू 3 इसके गुणनखंड है और रवि के कितने हैं 2 इंटू 3 है। अब जब भी हम एलसीएम लेते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, जो कॉमन एक बार है उसको ले लिया हमने, चलो ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 था, एक ऊपर 3 था नीचे भी एक 3 था, मैंने इसको भी एक बार ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर एक और 3 है नीचे नहीं है तो मैंने इसको भी एक बार ले लिया, अब बचा है नीचे का 2। ओके, तो नीचे का 2 मैंने ये ले लिया। ओके, तो कितना आया हमारा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छः 36, क्या आ रहा है इसका 36 मिनट। 36 मिनट बाद ये लोग फिर से उसी जगह पर मिल जाएँगे। आपको समझ में आ रहा है 36 मिनट बाद। आप देखो ये 18 मिनट ले रही थी सोनिया, रवि 12 मिनट ले रहा था। अब देखो 36 मिनट बाद ये लोग मिल रहे हैं, मतलब रवि के लिए तो क्या है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला सिचुएशन हो गया है ये। क्योंकि 12 इंटू 3 वो करता, तब ये 36, मतलब रवि क्या कर सकता था उतने ही समय में 2-3 राउंड, मतलब 3 राउंड, एक के बाद मतलब तीसरा राउंड भी वो लेके आ जाएगा वहाँ पे वापस, तब जाके ये आएगी। ओके, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसका आंसर क्या आ रहा है 36 मिनट बाद। क्या आ रहा है 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। क्योंकि दोनों के लिए कॉमन समय लेना था इसलिए हमने क्या कर दिया एलसीएम लिया। जब भी आपको कॉमन लेना होगा दोनों के लिए तो क्या करोगे एलसीएम कर दोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल्स पर सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे मतलब 4, 5, 6, 7 उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और उसको हमने डिटेल में समझा है। उम्मीद करूँगी जितना भी अब तक हमने किया उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है आपसे रिपीट में पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको सारी चीज़ें उतने अच्छे से समझ में आएँगी।